हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और हर दिन की तरह आज फिर से हम लोग आप सभी के बीच है जेपीएससी जैक पेपर 2 इतिहास हिस्ट्री। जिस किसी का हिस्ट्री है, जिस किसी का इतिहास है, आपके लिए सुनहरा अवसर है इतिहास लिखने का। जी हाँ, 18 सालों के बाद जो जैक आया है, इसमें आपको अपने लिए एक सीट बुक करने का, अपने जीवन को यादगार बनाने का अवसर है 2026 जेपीएससी जेट में सफल होने के लिए। जिसका इतिहास है उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही धुआंधार तरीके से और पूरा डिटेल्स में क्लासेस चल रही है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आज हमसे जुड़ सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे क्लासेस तो देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरा सिस्टमैटिक पीडीएफ नोट भी चाहिए और पूरा सिस्टमैटिक क्लास चाहिए, आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पे देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये कौन सी क्लास है जेट के लिए। तो जेट में जिनका इतिहास है उनके लिए क्लासेस यहाँ पर चल रही है। ये है आपका इतिहास का जेट पेपर 2 इतिहास की क्लासेस यहाँ पे चल रही है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, अभी भी आपका एंट्री हो जाएगा और अभी भी समय है। पुरानी वीडियो आपको यहाँ अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, और भी अगर आपको स्पेशल कुछ डाउट्स है उसके लिए अलग से हम लोग गूगल मीट पे भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से मिल सकते हैं और आपके हर एक सॉल्यूशन डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अभी भी अगर आप कहीं नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ जाएं। और अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म, तो आपके लिए और अवसर है कि क्योंकि आपको पता है नेट का और जेट का सिलेबस सेम होता है, दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप यहाँ चूक जाते हैं, अगर आपका लेट की वजह से, तो आपके लिए और एक अवसर यहाँ पर इंतजार कर रहा है। वो अवसर है यूजीसी नेट जून 2026 के लिए भी हमने क्लासेस लॉन्च कर दी है और ये क्लासेस आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 22 फरवरी से पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का। यहाँ पे देखिए ये आपका मिशन जेआरएफ बैच है हिस्ट्री के लिए, पेपर 2 के लिए, और ये पेपर 1 आपका है, पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन उसके लिए है, और ये पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। यानी पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग। यानी हर एक समस्या का समाधान आपका हो जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में भी आते हैं। आपको अगर अगला जून अटेम्प्ट लेना है उसके लिए भी यहाँ पे अवसर है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अभी जेट पे फोकस करना, तो जेट में आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम लोग जेट में देखेंगे गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण और सबसे पहला वंश गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं उसको। लेकिन आज हम लोग ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जो रिश्ते में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये रिश्ते में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए हो गई, तो उस समय उसके एक अयोग्य पुत्र थे जिसका नाम था आराम शाह। अयोग्य पुत्र जिसका नाम था आराम शाह, इसका नाम जिस प्रकार था आराम, ये आराम करने का काफी शौकीन था, नाम से ही समझ जाइए इसका नाम था आराम शाह। बहुत रेस्ट में रहने वाला इंसान, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सरदारों ने इसे शासक बना दिया। लेकिन अयोग्य था सिर्फ 8 महीने, ये सत्ता पर कितने रहे? सिर्फ 8 महीने। और इसके बाद इसके जीजा श्री, है ना, यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश, या इसका दूसरा नाम अल्तमश भी मिलता है। पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, बाद में इसी से अपने पुत्री का उसने विवाह कराया था और ये इसके दामाद बने। एक प्रकार से दामाद ने यानी जीजा ने साले की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली और गुलाम वंश का शासक बन गया। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश शासक बना भले ही किसी भी तरीके से, अवैध तरीके से, लेकिन शासक बनने के बाद दिल्ली सल्तनत को बहुत मीलों ऊंचाइयों पर लेके गया। और आज हम जिस दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं ना, वो आप याद कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसका मुख्यालय लाहौर हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत नहीं, उसको हम लोग लाहौर सल्तनत बोल सकते हैं। यानी अब उसकी राजधानी को लाहौर से बदलकर इसने दिल्ली लाया। लाहौर से इसने राजधानी को कहां लाया? ये इसके कुछ माइल स्टोन, इसको पहले हम हाईलाइट के रूप में देख रहे हैं। लाहौर से राजधानी कहां लाया? दिल्ली। और दिल्ली को सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण
स्थान दिलाया, और इसी का नाम हो गया दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत को वास्तविक पहचान अगर किसने दी तो वो इल्तुतमिश ने दी। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली किया, सबसे बड़ा परिवर्तन किया। उस समय सरदारों का बोलबाला हो गया था। आराम शाह जैसे जब शासक बने उस समय इसके जो चापलूस सरदार थे उनका बोलबाला था, शासक की स्थिति गौण हो गई थी। इसने सबसे पहले कहा कि सरदारों पर कंट्रोल करेंगे और चालीसा बनाया, है ना। तुर्कान ने चहलगामी बनाया, इसके बारे में बात करेंगे। ये सब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, उसको पूर्ण कराया। इसके जो भी प्रतिद्वंदी थे, चाहे याल्दोज हो या कुबाचा हो, उसको अपने सैन्य शक्ति के दम पर इसने फिनिश किया, रास्ते से हटाया। इतना ही नहीं, अभी भी आपको पता है कुतुबुद्दीन ने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नहीं नवाजा। कुतुबुद्दीन ने कभी भी सुल्तान नहीं कहा था खुद को। क्या कहा था? हम लोग क्या है? सिपा सलार। किसके? गौर सम्राट। उसने सिपा सलार की उपाधि ली थी, लेकिन इसने पहली बार सुल्तान की उपाधि ली। और जो खलीफा होते हैं मुस्लिम इस्लामिक सत्ता का, उनसे वैधानिक मान्यता प्राप्त किया। वैधानिक मान्यता इसे मिला 1229 में। एक प्रकार से दिल्ली को डॉक्यूमेंट के रूप में, है ना, आधिकारिक तरीके से एक स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? इल्तुतमिश को। इसीलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। ये हाईलाइट से जुड़ा हुआ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में एक भी लाइन आपसे छूटे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है। एक सामान्य से लेक्चर में क्या होता है, कुछ चीजें छूट जाती है, मिस हो जाती है बताने के दौरान, लेकिन हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इससे जुड़ा हुआ हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इल्तुतमिश का और एक नाम क्या था? अल्तमश। इल्तुतमिश का दूसरा नाम क्या था? अल्तमश। एक क्वेश्चन यहां से, इल्तुतमिश तुर्क था, लेकिन कौन सा तुर्क था? इलबारी तुर्क था। और इलबारी तुर्क का ये पहला शासक। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का इलबारी तुर्की पहला शासक कौन था? यानी इलबारी तुर्क से संबंध रखने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये इलबारी तुर्क थे, और इलबारी तुर्क का ये पहला शासक था, ठीक है। प्रथम इलबारी शासक था यह। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। यहां थोड़ा टाइपिंग में दिल्ली को अलग अलग हो गया है, दिल्ली पढ़ना है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों? सबसे पहले तो इसने राजधानी को चेंज करके दिल्ली लाया, यानी लाहौर में जो राजधानी थी उसको दिल्ली लाया, इसीलिए। दूसरा, इसने खलीफा से मान्यता लिया। ये दो कारण ऐसे हैं ना, खलीफा से मान्यता लिया, जिसको मंसूर बोलते, खलीफा से मंसूर प्राप्त किया। मंसूर यानी अधिकार पत्र है कि हम एक इस्लामिक सत्ता अलग है स्वतंत्र रूप से, खलीफा से मंसूर प्राप्त किया इसने। तो ये दो चीजें ये प्रूव करती है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने सुल्तान की उपाधि ली, इसने सिपा सलार की उपाधि या मलिक की उपाधि नहीं ली, इसने सीधे उपाधि ली सुल्तान की। यानी आप ये दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र साम्राज्य वैधानिक रूप से, लिखित रूप से बन चुका था। जब ये शासक बने, इसके पहले यह सूबेदार था। शासक बनने से पहले क्या था? सूबेदार। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यह सूबेदार था, और सूबेदार कहां का था? बदायूं का, यूपी के बदायूं का ये उस समय सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक ने अपने जीवन काल में, इसका दामाद था तो इसको अच्छा हमेशा पद दिया, अच्छा पद दिया। ऐबक ने इसको कौन सा पद दिया था? सर-ए-जानदार। ये भी पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहां का सूबेदार बनाया था? बदायूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था? तो सर-ए-जानदार, जिसका मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। बॉडीगार्ड जो होते हैं ना, उन बॉडीगार्ड्स में से सबका जो हेड होता है, उन सभी बॉडीगार्ड पे जो कमान रखते हैं, वही बनाया था इसको सर-ए-जानदार। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का
केंद्र बना दिया। इल्तुतमिश को सुल्तान सईद, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह कहा जाता है। तीनों को याद रखिएगा। इल्तुतमिश की कौन कौन सी उपाधि है? सुल्तान सईद। किस शासक को सुल्तान सईद की उपाधि दी गई है? तो इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। इसके प्रमुख दो प्रतिद्वंदी थे, उनका आपको नाम याद रखना है, और ये कहां के थे ये भी याद रखना है, क्योंकि इनसे इनका अपना आरंभिक जीवन काल में काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। इल्तुतमिश के विरोधियों में से पहला यल्दोज, जो कि गजनी का सुल्तान था, ठीक है। दूसरा थे कुवाचा। कुवाचा कहां का था? सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। तीसरा था अली मर्दान, और यह बिहार और बंगाल का गवर्नर था। ये तीनों उसके मुख्य दुश्मन थे, प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। इसकी सत्ता को ललकारते थे याल्दोज, कुवाचा और अली मर्दान। इसने एक एक करके सबको फिनिश किया। और ये इंपॉर्टेंट है आपका तराइन का तीसरा युद्ध, जहां पर उसने यल्दोज को हराया और उसका हत्या कर दिया। तो तराइन का दो युद्ध आप जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी वर्सेस किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश वर्सेस किससे? याल्दोज। इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोज के बीच तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1216 जनवरी 1216 में, और यहां पर याल्दोज को हराया। कुवाचा ने कहा जाता कि नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुवाचा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यानी एक एक करके अपने सभी प्रतिद्वंदियों को इसने परास्त किया और रास्ते से हटाने का काम किया। अब देखिए, अब इनको लग रहा था इस प्रकार आराम शाह के समय सरदारों का मन बढ़ गया था। इसके काल में भी सरदार, जब देखिए शासक जब मजबूत होता है ना, सरदारों का चलता नहीं है। आप जब देखिए कोई, अगर कोई भी मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, मजबूत हैं, है ना, हर चीज का जानकार है, तो ज्यादा आईएएस लोग उनको पढ़ा नहीं पाता है। तो सेम हर जगह शासक जब बहुत टैलेंटेड रहता है तो सरदारों का नहीं चलता है। तो अब इल्तुतमिश मजबूत था सैन्य दृष्टि से भी, इल्तुतमिश वैसे दिमाग से भी चतुर था। एक शासक में जितने गुण होने चाहिए सारे गुण उसमें थे। तो सरदारों की फटने लगी, है ना, सरदारों का चलने नहीं लगा, उसकी दाल गलने नहीं लगी। तब क्या किया उसने? सरदारों ने विरोध करना शुरू किया। तो इनको लगा कि अब इस पर कंट्रोल करना होगा। अब सरदार में ही जो वफादार थे, जो इसके लिए वफादार थे, जीने मरने वाले थे, उनको 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का, 40 लोगों का एक ग्रुप बना रहे, 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया। और बाद बाकी कहा कि तुम लोग कूदने दो, है ना। 40 लोगों को, मैन लोगों को अपने साथ लिया, 40 वफादार तुर्क सरदारों को अपने साथ रखा, एक ग्रुप तैयार किया, और इसी का नाम था चालीसा। इसी का नाम क्या है? चालीसा, या इसको कहते हैं तुर्कान चहलगामी। तुर्कान चहलगामी। तो चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। किस शासक के शासन काल में तुर्कान चहलगामी का गठन हुआ? तो इल्तुतमिश। क्यों? अन्य सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए। और इसका वर्णन इतिहासकार बर्नी लिखते हैं। तो चालीसा के बारे में वर्णन कौन करते हैं? इतिहासकार बर्नी। तुर्कान चहलगामी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगामी का सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुहुल सलातिन में किए हैं। तुर्कान चहलगामी के बारे में बर्नी ने बताया है, अफकोर्स बताया है, बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन इसकी सबसे पहली चर्चा आंशिक स्तर पर की थी तो इतिहासकार इसामी ने की थी। तुर्कान चहलगामी का सबसे पहली बार उल्लेख इसामी ने किया था, और इसामी की पुस्तक का नाम क्या है? फुतुहुस सलातिन। फुतुहुस सलातिन किसकी रचना है? इसामी की, और इसमें तुर्कान चहलगामी का वर्णन है। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। ठीक, आपको पता है मंगोल मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण वंश था, वो मंगोल साम्राज्य था वहां पर, और वहां पर शासक थे चंगेज खां। बहुत ही खतरनाक शासक थे चंगेज खां। चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ गया था। उनका दुश्मन था मंगबरनी।
ख्वारिज्म का मंगबरनी किसका दुश्मन था? मंगोल शासक चंगेज खां का। और चंगेज खां का दुश्मन आ गया हिंदुस्तान मदद मांगने के लिए इल्तुतमिश से कि हमको बचाइए। अगर इल्तुतमिश इसको बचाता तो चंगेज खां इल्तुतमिश को नहीं छोड़ता। इल्तुतमिश को यह पता था अगर आज हम मंगबरनी को शरण देंगे, चंगेज खां के दुश्मन को शरण देंगे तो चंगेज खां से दुश्मनी हो जाएगी और हमारा साम्राज्य नया है, अभी हमारी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है। तो इसने वास्तविक स्थिति को समझा और उनसे नहीं टकराने का निर्णय लिया और यह इसकी बड़ी बहुत अच्छी कूटनीतिक कह सकते कि विजय मानी जाती है। इसने बड़े ही शानदार तरीके से चंगेज खां को साइड कर दिया कूटनीतिक के तरीके से और मंगबरनी को भारत में शरण नहीं दिया। इतना ही नहीं, एक प्रकार से कह सकते हैं और ज्यादा इसने वफादारी दिखाई और जो इल्तुतमिश के पास भेजा था मंगबरनी का दूत, उस मंगबरनी के दूत को इसने मरवा दिया। मंगबरनी के दूत को मरवा दिया ताकि और भी ज्यादा भरोसा जम जाए किसका? चंगेज खां का। और इसके बाद चंगेज खां ने इधर कभी भी इल्तुतमिश के शासनकाल में दोबारा अटैक करने का निर्णय नहीं लिया। अगर वो उसमें उलझ जाते, मंगबरनी को शरण दे देते तो हो सकता है चंगेज खां इल्तुतमिश में जंग हो जाती और इल्तुतमिश का जो बनाया बनाया साम्राज्य था वो बिखर जाता। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी के दूत ईयान ए मुल्क का वध करवा के मंगबरनी को शरण देने से मना कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इससे पता चलता है वह कूटनीतिक तरीके से बिल्कुल चालाक व्यक्ति था। 1229 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। 1229 में इसने बगदाद के अब्बासी खलीफा असल मुस्तनसिर जिल्ला मंसूर से धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया और अब क्या हो गया, उनके नाम के सिक्के चलाए जिससे दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें असफल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर नहीं किया था, अपने आप को मलिक और सिपासलार गौड़ साम्राज्य का ही एक पार्ट के रूप में वो दुनिया को दिखाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से अपना एक अधिकार पत्र ले लिया, बगदाद के खलीफा मंसूर से, और अपना मान्यता अधिकार पत्र प्राप्त किया कि आप एक स्वतंत्र इस्लामिक सत्ता के शासक हैं। यानी स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें भेजी थी जिससे कि विधिवत रूप से इसने ग्रहण किया और एक प्रकार से कह सकते हैं एक प्रतीक था कि वहां से इसे मान्यता मिली। अभी देखिए, हिंदुस्तान के सुल्तान एवं नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की। जब उसे अधिकार पत्र मिल गया तो इसने कौन सी उपाधि ली? हिंदुस्तान के सुल्तान, या दूसरा ये काफी फेमस पूछा जाता है नासिर अमीर उल मोमिनीन। आपसे पूछा जाएगा जब इल्तुतमिश ने अधिकार पत्र प्राप्त किया खलीफा से तो इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने धारण की थी। अब एक पुस्तक है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी में इसका वर्णन करते हुए मिनहाज सिराज लिखता है। तो तबकाते नासिरी, कभी कभी ये पूछा जाएगा तबकाते नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो मिनहाज सिराज ने लिखी है। तबकाते नासिरी किसने लिखी है? मिनहाज सिराज ने लिखी है। उसमें क्या कहते हैं, इस जो उनको अधिकार पत्र मिला इल्तुतमिश को, इसके बारे में वो वर्णन करते हैं तबकाते नासिरी में। मिनहाज सिराज लिखते हैं क्या? इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र, अमीरों आदि ने ग्रहण किया। अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान बना। यहां पर मुल्तान हो गया, इसको सुल्तान समझिए, ठीक है। तो वहां से जो वस्त्र आभूषण भेजे गए थे, है ना, एक प्रकार से जो नियम किया गया उसके तहत इसने नया वस्त्र पहना, अपने अमीरों को पहनाया, पुत्रों को पहनाया, और एक प्रकार से यह बताता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक लिखित रूप से वैधानिक और संप्रभुता संपन्न, यानी पूरा तरह हम सोवरन बन गए, अब स्वतंत्र बन गए, किसी के अधीन नहीं है, संप्रभुता संपन्न सुल्तान बना इल्तुतमिश। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये चीज करने में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक असफल रहे थे। इसके अलावा इसने और भी सैन्य उपलब्धि हासिल की, जिसमें इसने 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर को जीता। इसके बाद बयाना, सांबर, अजमेर, नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। ये सब इसकी सैनिक उपलब्धियां रही। ये इंपॉर्टेंट है भूताला युद्ध, यहां पर ये हार गए।
1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध में इल्तुतमिश को मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। अन्य किसी पुस्तक में इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इसका वर्णन जयसिंह सूरी के हमीर मद मर्दन में मिलता है। आपसे ये यहां दो प्रश्न पूछा जाएगा, किस युद्ध में इल्तुतमिश की पराजय हुई थी? राजपूत शासकों के साथ युद्ध करते हुए किस युद्ध में इल्तुतमिश की पराजय हुई थी? तो वो युद्ध था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। भूताला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में हुआ था। जेत्र सिंह कहां का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था। जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? हमीर मद मर्दन। या हमीर मद मर्दन के रचनाकार कौन है? जयसिंह सूरी। यानी दो लाइनें हैं, लेकिन यहां से 5 से 6 सवाल बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए 1229 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश के किस पुत्र की मृत्यु हो गई थी मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए? तो नासरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश की और एक उपलब्धि इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, और बाद में इक्ता प्रणाली काफी फेमस रहा, दिल्ली सल्तनत में नहीं बल्कि मुगल काल में भी। हालांकि इक्ता को इसने वंशानुगत नहीं बनाया था। इसका मतलब समझिए इक्ता क्या होता है। इक्ता ये होता है कि आप अधिकारी हैं दिल्ली सल्तनत की, अब आपको नगद वेतन सरकार नहीं दे रही है, सुल्तान आपको नगद वेतन नहीं देगा, ठीक है। आपका मान लीजिए वेतन है 20,000, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम क्या कर दिए, एक जमीन का टुकड़ा दे दिए, राजस्व का क्षेत्र दे दिए, टुकड़ा दे दिए। इसी जमीन को कहते हैं इक्ता, कि आप यहां से टैक्स वसूलिए और अपना वेतन वहां से सामंजन कर लीजिए, इक्ता। यानी नगद भुगतान के बदले भू राजस्व वाली जमीन प्रदान करना, भू राजस्व वाला भूभाग प्रदान करना, इसी को बोलते हैं इक्ता। तो ऐसा पहले सिस्टम नहीं था, इल्तुतमिश ने यह सिस्टम किया, उससे दो फायदा हो गया। इस क्षेत्र का सिर्फ राजस्व ही नहीं वसूलता था, बल्कि यहाँ का प्रशासन भी वो इक्तदार देखता था, उसके अधीन भी कुछ सेनाएं होती थी। यानी इससे क्या हो गया, इसको प्रशासनिक जो बोझ था ना वो कम हो गया, प्रशासनिक बोझ कम हो गया, इसको वेतन देने का झंझट खत्म हो गया। और इसका जो इक्ता है, जो इक्तदार है, जो इक्ता को देख रहा है इक्तदार, वो एक प्रकार से इसका एक प्रकार से कर सकते हैं, इसके सामने हमेशा नतमस्तक रहता था, क्योंकि इसी की कृपा थी उस पर। तो वहां का वो छोटा मोटा सा है ना, अपने आप को राजा समझता था और थोड़ा अच्छा लगता था हर किसी को, तो वो इसके एक प्रकार से कह सकते हैं अनुयायी बनते गए। और इस प्रकार अलग अलग इक्तदार के माध्यम से इसने सत्ता पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। दूर सुदूर के भी क्षेत्रों में इसने इक्ता बना दिया, और वहां छोटे छोटे एरिया पर छोटे छोटे अपने जो इसके बहुत चहेते लोग थे, इसके अनुयायी थे, इसकी बातों को मानने वाले थे, वफादार थे, उन सभी सरदारों को वहां पर बिठाते गया, वो सरदार इसके वफादार बनते गए। तो कंट्रोल करना इतने बड़े साम्राज्य पर इसके लिए आसान हो गया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था का भी शुरुआत किया। इल्तुतमिश ऐसे ही वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, उसने दिल्ली सल्तनत के लिए मुद्रा व्यवस्था भी शुरुआत की, और मुद्रा व्यवस्था में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी भाषा में लिखे सिक्के चलाए, जिसमें दो प्रकार के थे, एक चांदी का टंका, दूसरा है तांबे का जीतल। याद रखिएगा, टंका चांदी का बना होता था, जीतल तांबे का होता था, और इसमें जो लिखी थी भाषा वो थी शुद्ध अरबी भाषा। टंका का वैल्यू 175 ग्रैन होता था। याद रखिए, कभी कभी इसका ये भी पूछ दिया जाता है ना, एक टंका कितना ग्रैन के बराबर होता था? 175 ग्रैन के बराबर होता था। चांदी के सिक्के को टंका बोलते थे और तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे, और यहाँ पर अरबी भाषा में अंकन होता था। इल्तुतमिश ने कौन से दो सिक्के चलाए? टंका और जीतल, टंका चांदी का, जीतल तांबे का। इल्तुतमिश ने 1234 से 35 में भिलसा में हिंदू मंदिर और मालवा में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा, और मंदिर को ध्वस्त करके विक्रमादित्य की मूर्ति को ले लिया, ठीक है। और कहां ले आया? दिल्ली। विक्रमादित्य की मूर्ति को लेकर दिल्ली ले आया। तो देखिए, हर एक मुस्लिम शासक मंदिरों को तोड़ता है और मूर्तियों को नष्ट करता है। आप सोचेंगे कि इसके क्या मतलब है? इससे कुछ नहीं, उनकी जो मुस्लिम जनता है ना, उसको एक प्रकार से खुश करने का, उनका सिंपैथी प्राप्त करने का, और एक प्रकार से धार्मिक रूप से सहिष्णुता प्राप्त करने का वो प्रयास है।
धार्मिक गेम का, आजकल से पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम करते रहता है, ताकि मुस्लिमों का जो है ना अटेंशन बना रहे। जो मुस्लिम परस्त पार्टी है वो मुस्लिमों का अटेंशन पाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल देता है, और जो हिंदुओं का अटेंशन पाना चाहता है वह इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल देता है, ताकि उनका अटेंशन जो वोट बैंक है वो बना रहे। यहाँ पर भी सेम स्टार्टिंग से यही चलता रहा है। ये मंदिरों को ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा क्रूर शासक था, इस प्रकार की चीजें नहीं है, लेकिन वो अपने जनता को, खासकर इस्लामिक जनता जो उसकी जो कि उनका मुख्य सत्ता का आधार था, वो उनके साथ जोरदार तरीके से बनी रही, है ना, उनका पकड़ उस पर मजबूत हो, इसलिए ये सारी घटनाएं वो लोग करते थे। आप देखेंगे हर एक शासक इस प्रकार की चीजों में लिप्त था। अगला है बामियान के शासक। अब उनके जीवन का अंतिम चरण है। बामियान के जो शासक थे उसके खिलाफ इसने अभियान चलाया, बामियान के शासक के खिलाफ इसने अभियान चलाया, और उसी अभियान में इनकी कह सकते जीवन लीला समाप्त हो गई। उस अभियान में वो अचानक से बीमार पड़े और वापस लौटे और मृत्यु हो गई। तो बामियान शासक, बामियान के जो शासक थे जिसका नाम था सैफुद्दीन हसन, पर आक्रमण हेतु बामियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा, दिल्ली लौट आया। बीमार पड़ा तो दिल्ली, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो गई। 29 अप्रैल 1236 को मृत्यु होगी। इल्तुतमिश इसलिए भी महान है, इल्तुतमिश इसलिए भी वास्तविक संस्थापक है क्योंकि मध्य काल की बात करते हैं, इस्लामिक सत्ता की बात करते हैं। इस्लाम में महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं है, महिलाओं को घर से ज्यादा ओपन तरीके से जीने का आजादी नहीं होता है, लेकिन इसने अपना उत्तराधिकारी जीवन काल में जिसे बनाने का घोषणा किया था। हालांकि कुछ लोगों का विवाद है घोषणा किया था या नहीं, लेकिन इनकी जो इच्छा थी ना वो क्लियर है कि इनकी इच्छा थी अपने पुत्री रजिया को हम अगला सुल्तान बनाएंगे, पुत्री रजिया को हम अगला सुल्तान बनाएंगे। यानी मध्यकाल में एक लड़की को सुल्तान के गद्दी पर बैठाने का सपना देखने वाला पहली बार इल्तुतमिश ही था, और दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी शासक के रूप में रजिया ही थी। इसके बाद आधुनिक काल में हम लोग सुल्तान तो नहीं कहेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी रही, और इसके पहले रजिया ही थी। बीच में न कोई आया और इसके बाद भी अब तक कोई नहीं आया है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आप पूरी तरह डेडिकेटेड है कि जेट का में सफल होना है, आज ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए 2 प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे हमारे क्लासेस को तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आपको सिस्टमैटिक पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे क्लासेस चल रही है, मैंने आपको दिखा दिया। ये जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस। ये आपका जेट पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास है ना, ये नेट का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास चल रही है। आपको अगर लगता है कि नहीं और भी हम लॉन्ग टर्म खेलें, है ना, अपनी तैयारी को और बेहतर करें, तो हमने जून 2026 का नेट का बैच भी लॉन्च कर दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। आप उसमें भी हम हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं, या तो ये तो चल ही रहा है, इसमें अभी आप जुड़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आसानी से आपको समझ में आएगा, और ये 1 साल तक टिल एग्जाम तक आपका रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको नेट बैच में ज्वाइन करना चाहिए, जून को आप टारगेट करें। देखिए पेपर 1 के लिए बैच चल रहा था, पेपर 1 का बैच, और ये कब स्टार्ट होगा? 22 फरवरी से। अब ये एडमिशन स्टार्ट है 22 फरवरी से, और ये आपका 21 फरवरी से स्टार्ट होगा पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। दोनों की क्लासेस आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, और वो ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 जो हमारा ऐप है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। उस लिंक को आप क्लिक कर लीजिएगा। लिंक को क्लिक करने के बाद ऐप डाउनलोड हो जाएगा, सारे कोर्सेज आपको वहां पर शो होने लगेंगे। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं जल्दी नए क्लासेस में, नई वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।